और सबसे पहले बात रायपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां राजधानी में गैंग वॉर की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंग वॉर में युवक की हत्या कर दी गई। आधी रात को युवक को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते गैंग वॉर हुआ है। तेली बांदा थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, राजधानी में गैंग वॉर में युवक की हत्या कर दी गई। युवक को गैंग वॉर के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। आधी रात को युवक को कुछ लोगों ने चाकू मारा। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते ये गैंग वॉर हुआ है। तेली बांदा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर में एक बार फिर से गैंग वॉर की तस्वीरें देखने को मिली है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, गैंग वॉर की तस्वीर सामने आई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, राजधानी रायपुर में आधी रात ये पूरा मामला है, जहां पर गैंग वॉर की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दो भाइयों समेत करीब 24-25 लोग यहाँ पर दौड़ते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और दौड़ते भागते चाकू से हमला कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक की मौत भी हुई है और एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल भी है। घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया गया है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है वो फरार हो गए हैं। फरार लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिल्कुल, फरार लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। अंकुश, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या कोई कुख्यात है, बड़े गैंगस्टर, कोई बदमाश लोग बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, उससे स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि आरोपियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आरोपी इकट्ठे होते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाकूबाजी करते हैं, गैंग वॉर जैसी स्थिति वहाँ पर बनती है और उसके बाद ये घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि अब देखना होगा पुलिस बल द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चले आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां ग्वालियर में एक बार फिर से बड़ी साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। साइबर ठगों ने रिटायर्ड रजिस्ट्रार को निशाना बनाया। रिटायर्ड रजिस्ट्रार को 31 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ठगों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने के बहाने 4 खातों में रुपए डलवाए हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने 11 जनवरी को केस दर्ज किया। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। ग्वालियर से जुड़ा पूरा मामला, जहां एक बार फिर से एक बड़ी साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, साइबर ठगों ने रिटायर्ड रजिस्ट्रार को अपना निशाना बनाया। रिटायर्ड रजिस्ट्रार को 31 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ठगों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए रिटायर्ड रजिस्ट्रार से ठगे हैं। और ये ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर की पेड़ापति कॉलोनी में एक रिटायर्ड पंजीयक हैं बिहारी लाल गुप्ता, जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने घर में रहते थे। उनके पास लगभग 1 महीने पहले IPS ऑफिसर और CBI ऑफिसर के नाम से फोन आया और फोन करने की वालों ने ये कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरे अकाउंट की डिटेल मांगी और एक एक करके लगभग 1 महीने तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा और बीच बीच में थोड़े थोड़े दिनों में की गैप से उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख रुपए 4 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। साथ में उन लोगों ने ये भी कहा कि वो CBI से हैं, अगर आपने किसी को बात लीक की तो आपको जेल हो जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये प्रधानमंत्री के निर्देश है, इस तरह की चीजों में आप किसी के साथ इसके बारे में शेयर नहीं करेंगे। इससे बुजुर्ग काफी डर गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पैसा चला गया और पैसा वापस मांगने के लिए जब फोन उन्होंने मिलाया तो ठगों के मोबाइल बंद जाते रहे। जिसके बाद उन्होंने वीडियो देखे कि ये किस तरह के मामले हो सकते हैं, तो उनको लगा कि उनके साथ ठगी हो गई है। उसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम में जाकर FIR बिल्कुल अंकुश, लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात शहडोल से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया। कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी फरार हुआ। आरोपी का नाम अमरजीत बैगा बताया जा रहा है। कबाड़ चोरी के मामले में ये गिरफ्तार हुआ था। आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी करी थी और देखिए, पुलिस की लापरवाही के चलते कोर्ट परिसर से ये आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी मामले में पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। कांस्टेबल मनोज बैगा और हनुमान सिंह सस्पेंड हुए हैं।
सुहागपुर थाना क्षेत्र का मामला है। तो देखिए, कबाड़ चोरी के आरोप में पुलिस प्रशासन द्वारा इस युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इस युवक को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी। कोर्ट परिसर से ही आरोपी गायब हो गया, फरार हो गया, जिसके चलते 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो देखिए, पुलिस कस्टडी से यह आरोपी फरार हुआ है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कोर्ट परिसर से यह आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार आरोपी मामले में पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी से यह आरोपी फरार हुआ है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के कामकाज पर भी काफी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुरक्षा यहाँ पर रही होगी, क्या व्यवस्था यहाँ पर रही होगी, क्या पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह आरोपी फरार हो गया। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद देखिए पुलिस विभाग द्वारा एक्शन लिया गया और प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अब इस युवक को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है कि आखिरकार युवक भागा तो किस तरफ भागा, लेकिन पुलिस बल का कहना है कि जल्दी इस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पुलिस की कस्टडी से आरोपी फरार, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार युवक फरार कैसे हो गया। दरअसल पुलिस अपने साथ इस युवक को कोर्ट लेकर जा रही थी और देखिए, कोर्ट परिसर से ही युवक फरार हो गया। अब 2 तरह के एंगल इस पूरे मामले में देखे जा रहे हैं। एक तो पुलिस बल की मिलीभगत सामने आ रही है, दूसरी तरफ कि आखिरकार ये चकमा कैसे देकर पुलिस बल को फरार हुआ है, क्योंकि 2 यहाँ पर पुलिस बल इसके साथ मौजूद थे, 2 पुलिसकर्मी इसके साथ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी युवक फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, 2 पुलिस यहाँ पर कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल कि पुलिस मौजूद है, पुलिस युवक के साथ है, उसके बावजूद भी युवक कैसे फरार हुआ। अब बात धमतरी से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जो धमतरी के राइस मिलों में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। धमतरी कुरुद और नगरी में प्रशासन ने छापेमारी की है। राइस मिलों से 1 करोड़ 17 लाख का अवैध धान जब्त किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता नंद कुमार साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद कुमार साहू, राइस मिलों में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला, इस एक्शन के जरिए किस चीज पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अब तक प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ लगा है, क्या जानकारी? जी देखिए, बता देना चाहूंगा कि धमतरी के जो राइस मिल है वहां पर प्रशासन ने छापेमारी की है। इस समय धान खरीदी चल रही है, जिसके कारण से जो प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि राइस मिल में अवैध धान डंपिंग किया गया है, उसी शिकायत के आधार पर धमतरी कुरुद और नगरी के जो राइस मिल है वहां पर प्रशासन की जो टीम है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और छापामारी करते हुए 1 करोड़ 17 लाख के जो अवैध धान भंडारण किए गए थे उस पर वहां पर जब्ती की कार्रवाई की गई है और उसको मंडी में सौंपा गया। फिलहाल जो इसका प्रशासन की इस कार्रवाई से राइस मिलों में हड़कंप है। हालांकि प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह की अवैध धान राइस मिल में डंपिंग न करे और इस पर ठोस कार्रवाई करने की बात वहां पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी नंद कुमार, के इस दौरान किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, किसी को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले के चलते? जी देखिए, बता देना चाहूंगा कि अभी तक राइस मिल के जो संचालक है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि दोबारा इस तरह की लापरवाही अगर बरती जा रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें निर्देश दिया गया है और इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो धान खरीदी चल रही है, जिसके दौरान यहाँ पर की गई है कि क्योंकि अवैध रूप से राइस मिल में अवैध तरह के जो धान है वहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। नंद कुमार, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात रीवा की। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि एक धार्मिक घटना घटित हुई है। धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी 12 इंच लंबी चोटी जबरन उखाड़ दी गई, जिसके बाद पीड़ित युवक हाथ में अपनी चोटी लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसी पूरे मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिखा पहचान और आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है जो धर्म और नैतिकता मूल्यों से जोड़े रखती है। लेकिन अगर कोई इसी शिखा का अपमान कर देता है तो वो उसके अस्तित्व को चुनौती है। इसी शिखा के अपमान से जुड़ी घटना रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में घटी है, जहां धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी 12 इंच लंबी चोटी जबरन उखाड़ दी गई, जिसके बाद पीड़ित युवक
हाथ में अपनी चोटी लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिनांक 2 जनवरी 2026 को रोहित यादव निवासी मढ़ेरा थाना सिमरिया द्वारा, जो कि एक पाइपलाइन कंपनी में काम करता है, उसके द्वारा एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह सुबह 8 बजे अपनी गाड़ी से मशीन चलाने के लिए डीजल निकाल रहा था। तो उसी समय कोई दीपक पांडे नाम का लड़का आया मझगवां का, जो उसके साथ ये बोलकर वाद विवाद करने लगा कि वो गाड़ी से डीजल चोरी के लिए निकाल रहा है। इसी बात पर दोनों का वाद विवाद हुआ था और उसकी रिपोर्ट करने वो थाने पर आया था। उसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था, क्योंकि उसको कोई चोट वगैरह थी नहीं, तो इसलिए उसमें एनसीआर दर्ज की गई थी और उसको न्यायालय जाने की हिदायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि गांव के ही दीपक पांडे ने बिना किसी ठोस सबूत के उस पर चोरी का आरोप लगाया। शक के आधार पर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी और उसकी चोटी उखाड़ दी गई। रोहित ने घटना का प्रमाण अपने हाथ में उखड़ी हुई चोटी लेकर लोगों के सामने रखा, जिससे लोगों में आक्रोश है। नहीं, अब हमें तो ये पता चला कि युवक पिया खाया था, नशे में किया। हालांकि उसको हिदायत दी गई है पंचायत की तरफ से, सब लोग समझाए कि भाई ऐसी दोबारा गलती ना करे। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज होते ही गांव और आसपास के इलाकों में तनाव और पैनिक माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बात अशोकनगर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां कार और बस की भीषण टक्कर हो गई। भीषण हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, भोपाल इन लोगों को रेफर कर दिया गया। अशोकनगर गुना रोड पर यह हादसा घटित हुआ है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस और कार की भीषण टक्कर की तस्वीरें। रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरे शख्स को मामूली चोट आई है। तो हादसे के वक्त कार में आपको बता दें ये 3 लोग सवार थे। तीसरे शख्स की जो हालत है वो भी खराब है, लेकिन युवक को सिर्फ मामूली चोटें आई है, जिसके चलते जो 2 अन्य युवक हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बस और कार की जो भीषण टक्कर हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें। और ये देखिए, किस तरह रफ्तार का कहर यहाँ देखने को मिला है। इस रफ्तार की कहर के चलते 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो पूरा मामला है अशोकनगर से जुड़ा सामने आया है। तो कार और बस की भीषण टक्कर की तस्वीर आपके सामने। भीषण हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल इन लोगों को रेफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता दिनेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले में फिलहाल? देखिए, चार्टेड बस और कार के बीच जोरदार भिड़ंत उस समय हुई जब दोनों गुना रोड पर यह हादसा हुआ। शाम का समय था और धुंध छाई हुई थी। इस बीच जो है चार्टेड बस ने जो कार सवार व्यक्ति उसको जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके लिए जिला मुख्यालय उपचार के पश्चात फिलहाल भोपाल रेफर कर दिया गया। लेकिन गहरा ये बात है कि जो बस में सवार थे उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंची है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी इसमें किसकी गलती बताई जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए किसी को अरेस्ट किया गया? देखिए, फिलहाल पूरे मामले पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल करने के उपरांत कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो एक बार फिर जो चार्टेड बस है उनकी जो है ठीक है, अब देखना होगा दिनेश पुलिस क्या एक्शन लेगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बात खंडवा से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां जिले में दिखा रफ्तार का कहर। आपस में 3 बाइक टकरा गई। इंदौर खंडवा नाके के पास हादसा घटित हुआ। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। पूरा मामला खंडवा का है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अखिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, खंडवा में अगर देखा जाए जिस तरह से लगातार कहर देखने को मिल रहा है तेज रफ्तार का, और आज जिस तरह से देखा जाए खंडवा इंदौर मार्ग पर जो है 3 बाइक आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। ये तीनों जो बाइक है आपस में टकराने से ये हादसा हुआ है और ये जो हादसे का रफ्तार जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से कई लोग घायल हो रहे हैं और कई लोगों की दुखद मौत भी हो रही है। हालांकि जो है पुलिस, जो यातायात पुलिस है वो लगातार जो है ध्यान दे रही है ऐसी जगह पर जहाँ पर जो दुर्घटनाएं गई स्थल है वहाँ पर। लेकिन देखिए, जिस तरह दुर्घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं और 1 साल में कई लोगों की मौत हो रही है। इस पूरे मामले में अखिलेश लापरवाही किसकी सामने आ रही? क्योंकि 3 बाइक अचानक एक दूसरे से टकरा गई, क्या किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में?
देखिए, सुबह कोहरे का समय था और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से बाहरी जो बाइक थी वो आपस में जो अलग अलग रोड से जा रही थी, इस दौरान ये हादसा होना बताया जा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोहरे के चलते यहाँ पर 3 बाइकें आपस में टकरा गई और जिसके चलते जो तीनों बाइक सवार युवक थे वो घायल बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही ये हादसा घटित हुआ, लोगों की चीख पुकार मचती हुई यहाँ पर नजर आई है। 3 बाइकों की आपस में टक्कर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बात बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र पर हमले की कोशिश की गई है। देखिए, छात्र को रसोइये ने चाकू लेकर दौड़ाया। यूनिवर्सिटी के तात्या भील बॉयज हॉस्टल में घटना घटित हुई है। बीटेक का छात्र हर्ष अग्रवाल नाश्ता लेने किचन में गया। छात्र और रसोइये के साथ रसोइयों के बीच में देखिए बहस की तस्वीरें सामने आई और हाथापाई भी हो गई। बहस होते होते हाथापाई तक ही तब्दील हो गई पूरी लड़ाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूनिवर्सिटी में फिर छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों ने कोनी थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी के माध्यम से छात्र यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जानकारी के अनुसार छात्र को रसोइया उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ता नजर आया। बीच बचाव के चलते छात्र यहाँ से भागता हुआ नजर आया। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस हॉस्टल में, इस जगह छात्रों की, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, क्या बंदोबस्त है। रसोइया और छात्र के बीच में खाने को लेकर मामूली बात होती है और बात विवाद में तब्दील हो जाता है। तस्वीरें आप देखिए, चाकू लेकर छात्र के पीछे एक रसोइया दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर ये छात्र रसोई के हाथ आ जाता तो रसोइया इसको चाकू घोंप देता। यूनिवर्सिटी के तात्या भील बॉयज हॉस्टल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो वारदात है वो रिकॉर्ड हुई है। बीटेक का छात्र बताया जा रहा है, जिसका नाम हर्ष अग्रवाल है। नाश्ता लेने के लिए किचन में गया। छात्र और रसोइये के बीच बहस हो गई। बहस के साथ ही इन दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई, जिसके बाद जो रसोइया आक्रोशित नजर आया, छात्र के पीछे चाकू लेकर दौड़ता हुआ दिखा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और देखिए, यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में छात्र अगर रह रहे हैं, हॉस्टल में यहाँ पर अगर छात्र रह रहे हैं या खाना खा रहे हैं, क्या कुछ छात्रों के लिए व्यवस्था है। छात्रों ने कोनी थाने में शिकायत हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। बात रायपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जो राजधानी में चाइनीज मांझे से एक और हादसा घटित हो गया। मांझे की चपेट में एक युवती आ गई। चाइनीज मांझे से युवती बुरी तरह घायल हो गई। युवती का होंठ और उंगली कट चुकी है। दुकानों पर अवैध तरीके से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। एक तरफ चाइनीज मांझा देखिए बैन है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, जिसके चलते लोगों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, ये विचलित करने वाली तस्वीरें इसलिए ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। चाइनीज मांझे की चपेट में आने के बाद युवती की हालत काफी ज्यादा खराब है। राजधानी में चाइनीज मांझे से एक और हादसे की तस्वीरें आपके सामने। देखिए, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब चाइनीज मांझे की चपेट में आकर लोगों की मौत तक हो गई, उनका गला तक कट गया, कई टाके आए। उसके बावजूद भी चाइनीज मांझे का जो कारोबार है फलता फूलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मांझे की चपेट में एक युवती आ गई। चाइनीज मांझे से युवती बुरी तरह घायल हुई है। तस्वीर आपके सामने, युवती का होंठ कट गया, युवती की उंगली कट गई है, युवती काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, दुकानों पर अवैध तरीके से जो चाइनीज मांझा है वो बेचा जा रहा है। देखिए, एक तरफ प्रशासन द्वारा बात कही जाती है कि चाइनीज मांझे पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुके हैं। चाइनीज मांझा किसी भी दुकान में अगर बिकता हुआ नजर आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, चाइनीज मांझा रायपुर में धड़ल्ले से बिक रहा है। इस चाइनीज मांझा पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है और चाइनीज जो मांझा है आम जनता ले रही है, खरीद रही है, पतंगे उड़ा रही है, जिसके चलते जो आम लोग हैं, राह चलते लोग, वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, होंठ तक युवती का कट गया है, युवती की उंगली तक कट गई है। और इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब युवक का गला कटा था, उसके गले में कई सारे टांके आए थे। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है। देखिए, लोगों को भी काफी ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। जो चाइनीज मांझा खरीद रहा है, आज कोई और शिकार हो रहा है, कल आप लोग भी शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए चाइनीज मांझे का जहां तक है उपयोग ना करें, ना ही किसी भी दुकान में इसको खरीदे। अगर आपको दुकान में चाइनीज मांझा बिकता हुआ नजर आएगा तो आप पुलिस बल से जाकर शिकायत कीजिए और कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाइए।
बात सूरजपुर से आ रही बड़ी खबर की, जब बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, पता नहीं चल पाया कि किन कारणों के चलते यहां आग लगी है। लाखों का बारदाना जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हुई है। 2 साल से बंद पड़ा था बारदाना गोदाम। संदीप एग्रो एजेंसी पर्री का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आग का तांडव यहां देखने को मिला है। तस्वीर आपके सामने। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लाखों का बारदाना जलकर राख हुआ है। तो घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के चलते देखिए आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आग यहां पर बुझती हुई नजर नहीं आई है। जानकारी के अनुसार 2 साल से बंद पड़ा हुआ था बारदाना गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने। सारा माल जलकर खाक हो गया। और देखिए भीषण आग की तस्वीरें बारदाना गोदाम में जिस तरह आग लगी। हालांकि आग क्यों लगी है, किन कारणों के चलते लगी है, कारण अज्ञात है। इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है कि आखिरकार यहाँ पर आग कैसे लगी जब ये 2 साल से बंद था। तो सूरजपुर में आग का तांडव और आग के तांडव की तस्वीरें आपके सामने। इस आग में देखिए तमाम जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, इस आग ने अपनी चपेट में ले ली और जिसके बाद आग और भी ज्यादा भयावह भीषण होती हुई नजर आई। आग की लपटें दूर दूर तक उठती नजर आई है। काले धुएं का गुबार यहाँ पर उठता हुआ नजर आया। सूरजपुर की तस्वीर आपके सामने। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया, किन कारणों के चलते आग लगी है। हालांकि मौके पर पुलिस बल भी मौजूद नजर आया और ऐसे में देखिए कार्रवाई लगातार की जा रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग लगने की जो मुख्य वजह है वो क्या रही है। तो तस्वीर आप देखिए बारदाना गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें। सूरजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि जानकारी के अनुसार देखिए आग इतनी ज्यादा भयावह और भीषण थी कि लाखों रुपए का सामान इसकी चपेट में आया और वो जलकर राख हो गया, कहा यह जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए बारदाना गोदाम की तस्वीरें। पिछले 2 सालों से बंद था, उसके बावजूद भी यहाँ पर आग का जो कोहराम है वो देखने को मिला है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर आग लगी तो कैसे लगी। हालांकि देखिए तमाम जो टीमें हैं मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर एक बार फिर बड़े स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। पूरे प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में एक ही संकेत पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कराया गया। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए देना बेहद जरूरी है। आज का युवा तेजी से नशे और बुरी आदतों की ओर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने बताया कि युवाओं में पढ़ने की आदत लगभग खत्म होती जा रही है। युवा दिवस के मौके पर सभी युवाओं से अपील करते हैं कि खेलकूद और योग के साथ साथ पढ़ने की आदत भी अपनाएं। सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि जिस विषय या किताब में रुचि हो उसे जरूर पढ़ें। सूर्य नमस्कार पवित्र सूर्य नारायण, जिससे पूरी ऊर्जा का संचार समूची सृष्टि में होता है। सच में हमारे तो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस के शुभ काम की शुरुआत सदैव दीप प्रज्वलन के माध्यम से होती है। ये प्रतीक है सूर्य नारायण देवता का, जिससे सृष्टि में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है, जिससे ऊर्जा से शरीर सराबोर होता है। और ऐसे अवसर पर सूर्य नमस्कार, सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। तो विवेकानंद जयंती पर प्रदेश भर में सूर्य नमस्कार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सूर्य नमस्कार में शामिल होते नजर आए हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे, जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया, गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इसके साथ ही पीएम मोदी के साथ मिलकर साबरमती रिवर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाई। अहमदाबाद के इस महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने भाग लिया, जिनमें चिली, कोलंबिया और दक्षिण
दक्षिण कोरिया के पतंगबाज भी शामिल हैं। इस महोत्सव में रात में भी पतंग उड़ाई गई, जिसमें LED लाइट से सजी पतंगे आकर्षण का केंद्र रही है। पतंग महोत्सव अगले 7 दिनों तक चलने वाला है। आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह पतंगबाजी करते नजर आए। उनके साथ जो खास मेहमान थे फेडरिक मर्ज, उन्होंने भी पतंग उड़ाई है। और देखिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में कई सारे देश विदेश से जो लोग आए थे उन्होंने हिस्सा लिया है। तो भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में नजर आए हैं। अहमदाबाद में आपको बता दें कि काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फेडरिक मर्ज ने साथ में पतंग उड़ाई है, महात्मा गांधी को नमन करते नजर आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह फेडरिक चरखा देखते हुए नजर आ रहे हैं, बापू पर माल्यार्पण करते हुए तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन आसमान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए किस तरह शानदार यहाँ पर पतंग उड़ती हुई नजर आई है। और रात के समय में भी जो पतंग का ये भव्य नजारा है पतंग उड़ाने का, वो देखने को मिला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।